एवरीवन, वेलकम टू भारत द लर्निंग स्पॉट। दिस इज गुलजार खान और इस वीडियो में हम स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने बुद्धिज्म के आइडियाज और टीचिंग्स के बारे में जान लिया है। अब सवाल ये है कि लोग इन आइडियाज को कैसे याद रखते थे और कैसे वर्शिप करते थे, राइट? तो इसी का जवाब हमें स्तूपास में मिलता है। स्तूप जो थे वो सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, मतलब ये कोई एक बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी यादों, उनके रेलिक्स मतलब जो अस्थियां वगैरह होती हैं, और लोगों की श्रद्धा का सेंटर थे ये स्तूपास। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि स्तूपास क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता था। तो बुद्धिस्ट आइडियाज, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस ये एकदम से नहीं इमर्ज हुए। बुद्धिज्म एकदम से नहीं इमर्ज हुआ था। ये दूसरे ट्रेडिशंस के साथ में डायलॉग एस्टेब्लिश करके, मतलब डिस्कशन, इंटरैक्शन से डेवलप हुआ। जैसे कि ब्राह्मण्स के साथ में इंटरैक्शंस हुए, जैन के साथ में इंटरैक्शंस हुए, और कई सारे ट्रेडिशंस थे उनके साथ में जो भी बातचीत होती थी उससे बुद्धिज्म जो है वो डेवलप होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो जितने भी आइडियाज थे, जितनी भी प्रैक्टिसेस थी बुद्धिज्म में, वो सारी तो टेक्स्ट के रूप में प्रिजर्व नहीं की गई होंगी, सारी चीजें लिखी नहीं गई होंगी ना। कुछ इंटरेक्शन हमें जो है वो सैक्रेड प्लेसेस के रूप में भी देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे पवित्र स्थान बहुत ज्यादा जिन्हें सैक्रेड माना जाता हो, जिन्हें पूजा जाता हो। तो बहुत पहले से ही कुछ सर्टेन प्लेसेस को लोग सैक्रेड मानते आ रहे हैं। ठीक है, ये सैक्रेड वाला कॉन्सेप्ट आज से या कुछ 100 सालों से जन्म नहीं लेता है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो जो बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स हैं, जो सैक्रेड साइट्स हैं, उनमें जैसे कि कुछ स्पेशल ट्रीज हैं। जैसे ट्रीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं बोधि ट्री, जो बोध गया में लोकेटेड है। अब बोधि ट्री का बोला जाता है कि उसके नीचे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था, इसीलिए वो स्पेशल है, वो सैक्रेड प्लेस है। या कोई यूनिक रॉक हो सकती है, या फिर कोई नेचुरल ब्यूटी की जगह हो सकती है जो बहुत सुंदर हो, उसे भी पवित्र माना जा सकता है। इन साइट्स में क्या होता था, एक स्मॉल श्राइन जोड़ दी जाती थी। तो स्मॉल श्राइन को जोड़ने के बाद उन साइट्स को चैत्यास बोलते थे। चैत्य मतलब, चैत्य जो है वो चिता वर्ड से डराइव हुआ है। चिता मतलब क्या होता है, जो जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है तो जो डेड बॉडी होती है उसे चिता बोलते हैं हम। तो उस चिता वर्ड से ये चैत्य निकला है, क्योंकि क्या होता है कि इन साइट पर ना जो जलाने के बाद में जो रेलिक्स बचते हैं, जो अस्थियां बचती हैं, उन अस्थियों के कुछ कुछ पार्ट कुछ कुछ साइड पर रख दिए गए थे, इसीलिए उन्हें चैत्य बोला जा रहा है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे चैत्यास को मेंशन किया गया है। इसके अलावा ये जो लिटरेचर है ये गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए जितने भी प्लेसेस हैं उनको भी डिस्क्राइब करती है, जिनमें ये 4 प्लेसेस मेजर हैं। मतलब जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो है लुम्बिनी, जहाँ पर उन्हें एनलाइटनमेंट मिला वो है बोध गया। एनलाइटनमेंट मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वर्ल्ड है उसका सच, ट्रुथ जान लेना, वो चीज़ एनलाइटनमेंट होती है। जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था, सरमन मतलब जो उपदेश, मतलब जो टीचिंग होती है। हमने पढ़ा था ना कि एनलाइटनमेंट के बाद गौतम बुद्ध की पूरी लाइफ धम्म को सिखाने में निकल गई सभी लोगों को। तो उन्होंने सबसे पहले जहाँ पर सिखाया था वो जगह है सारनाथ, और जहाँ पर उन्हें निब्बाण मिला था जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। मतलब महापरिनिर्वाण मतलब जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, वो जगह थी कुशीनगर। अब इन सभी को देख लेते हैं हम मैप में, तो एक एक करके हम इन चारों लोकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लोकेटेड है लुम्बिनी, जो सदर्न नेपाल वाला जो रीजन है, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये सब इंडिया का ही पार्ट थे, बहुत बड़ा था इंडिया। ठीक है, तो लुम्बिनी जो था वो प्रेजेंट डे इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वहां पर लोकेटेड है। ये वाला जो रीजन है ये है कुशीनगर, जहां पर गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर सारनाथ है, ये भी यूपी में ही है। और ये वाला जो रीजन है ये है बोध गया, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ यहाँ पर। इसके बाद में उन्हें जो निर्वाण मिला था, जो एनलाइटनमेंट मिला था, वो बोध गया में मिला था। एनलाइटनमेंट मिलने के बाद में जो उन्होंने पहला सरमन दिया वो सारनाथ में दिया, और कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो क्योंकि ये चारों प्लेसेस गौतम बुद्ध से रिलेटेड थे, इसीलिए इन सभी प्लेसेस को सैक्रेड माना जाने लगा, धीरे धीरे पवित्र माना जाने लगा। तो गौतम बुद्ध के लगभग 200 सालों बाद जो अशोक था, जो मौर्यन अंपायर का एक राजा रहा है, उसने लुम्बिनी में एक पिलर बनवाया ताकि ये जगह हमेशा याद रहे कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। तो ये तो पूरा बैकग्राउंड हो गया कि स्तूप जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे बुद्धिज्म ने उनको अपनाया। हालांकि जो स्तूप थे वो बुद्धिज्म से पहले भी बनाए जाते थे, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमने देख लिया।
अब जब गौतम बुद्ध की डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद में स्तूपास बनना शुरू होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये स्तूपास बनते क्यों थे, क्यों इन्हें बिल्ड किया जाता था। तो जो हमने 4 प्लेसेस अभी देखे, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया, इनके अलावा भी ऐसे कई सारे प्लेसेस थे जिन्हें सैक्रेड माना जाता है। क्यों सैक्रेड माना जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध के जो रेलिक्स थे, रेलिक्स मतलब जो भी उनके बॉडीली रिमेन्स होते हैं, बॉडीली रिमेन्स जैसे कि बॉडी को जलाने के बाद में जो अस्थियां बचती हैं, वो हड्डियां वगैरह थोड़ी बहुत बचती हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें गौतम बुद्ध यूज करते थे, उन दोनों चीजों को ही, मतलब ऑब्जेक्ट को और बॉडीली रिमेन्स को, इन दोनों को ही रेलिक्स बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध के रेलिक्स को कुछ ऐसी जगह आती जहां पर बरी कर दिया गया, उन्हें वहां पर दफना दिया गया, इसीलिए उन जगहों को भी सैक्रेड माना जाने लगा। अब जहां पर उन रेलिक्स को दफनाया गया वो माउंड टाइप से थे, इस टाइप से, एक गुंबद टाइप है ना, एक टीला जिसे हम कह सकते हैं। तो उन माउंट्स को स्तूपास के नाम से जाना जाने लगा, स्तूप के नाम से। जैसे ये एक स्तूप है, ये जो है एक माउंड टाइप स्ट्रक्चर है, इस टाइप से स्तूप बनाए जाते थे बुद्धिज्म में। तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात ये है कि स्तूप बनाने का जो ट्रेडिशन है ना, ये ऐसा नहीं था कि बुद्धिज्म में ओरिजिनेट हुआ, ये बुद्धिज्म से पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन क्या था, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं बनाए जाते थे। जैसे कि ये है, क्या किया गया होगा, यहाँ पर बॉडी दफना दी गई होगी या अस्थियां दफना दी गई होंगी, और इसके ऊपर जो भी ब्रिक्स है या पत्थर जो है वो लगा दिया जाता था, उससे ढक दिया जाता था, और ये टीले नमा संरचना बन जाती थी। तो इसे ही स्तूप बोल दिया जाता था। ये बुद्धिज्म से पहले की कहानी है। लेकिन धीरे धीरे जब बुद्धिज्म डेवलप होने लगता है तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर बनने लगता है, स्तूप बनने लगता है। जैसे हमने इस फोटो में देखा, यहाँ पर ये गेट भी बना हुआ है, रेलिंग भी बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइडली जो यूज हुआ है स्तूपों का, वो बुद्धिज्म में ही हुआ है। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की कोई स्टेटमेंट भी आ सकती है क्वेश्चन में कि ये स्तूपों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये बुद्धिज्म से ओरिजिनेट हुआ, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि स्तूप का कॉन्सेप्ट प्री बुद्धिस्ट था, यानी कि बुद्धिज्म से पहले भी था, ठीक है। तो इन स्तूप में क्या रखा जाता था, रेलिक्स रखे जाते थे। रेलिक्स मतलब बॉडीली रिमेन्स, अस्थियां प्लस जो ऑब्जेक्ट यूज करते थे गौतम बुद्ध, तो उन रेलिक्स को सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसीलिए पूरे स्तूप को ही, पूरे स्ट्रक्चर को ही पवित्र माना जाता है। बुद्ध और बुद्धिज्म के सिंबल के रूप में उसे पूजा जाता है, माना जाता है उस स्तूप को, ठीक है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारे पास जिसका नाम है अशोक वादन। अशोक वादन ये कहता है कि जो राजा अशोक थे, इन्होंने गौतम बुद्ध के रेलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, मतलब थोड़ा पार्ट किसी एक सिटी में, थोड़ा पार्ट किसी दूसरे सिटी में, इस टाइप से। तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करवाया और उन रेलिक्स के ऊपर स्तूप बनाने का जो है वो ऑर्डर दिया अशोक ने। तो 2nd सेंचुरी बीसीई आते आते काफी सारे स्तूप बन चुके थे, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसी में तो गौतम बुद्ध थे, जब वो मर गए तो लगभग 5th सेंचुरी बीसी मान लो, ठीक है। तो उनके मरने के बाद 200 साल बाद अशोक ने लुम्बिनी में पिलर बनवाया था, तो लगभग 3rd सेंचुरी बीसी की बात है। तो तब से स्तूप बनना शुरू हुए होंगे। इसके अलावा फिर 100 साल और ले लो तो वो 2nd सेंचुरी बीसी का टाइम हो जाएगा। तो उस टाइम तक काफी सारे स्तूप जैसे कि भरहूत स्तूप, सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, ये सब बन चुके थे। अब इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लुम्बिनी देखा, यहाँ कुशीनगर, यहाँ बोध गया और यहाँ पर सारनाथ, और यहीं पर ही सारनाथ स्तूप बनाया गया है, ठीक है। तो सारनाथ यूपी में है, भरहूत यहाँ पर है, भरहूत स्तूप, भरहूत है मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप बनाया गया है, वो भी मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ स्तूप के नाम हैं जो 2nd सेंचुरी बीसीई तक बन गए थे। अब सवाल ये है कि ये स्तूपास कैसे बिल्ड किए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे ये सांची स्तूप है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, लोग इसमें काम करेंगे, उन्हें पैसा कौन देगा। तो पैसा जो आता था वो आता था डोनेशन से। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसकी जो रेलिंग्स हैं, जो पिलर्स हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पर कुछ गुदा हुआ है, यहाँ पर कुछ है, तो ये जो रेलिंग्स और ये जो पिलर्स हैं, इन पर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी। उन इंस्क्रिप्शन ने ये बताया है कि ये जो डोनेशन आती थी, ये बिल्डिंग के लिए आती थी, उनको डेकोरेट करने के लिए, मतलब स्तूप को बनाने के लिए और उन्हें सजाने के लिए। जैसे यहाँ पर जो डेकोरेशन दिख रही है हमें, है ना, कुछ उकेरा हुआ दिख रहा है, कार्व्ड दिख रहा है,
तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो डोनेशन से आता था। अब कुछ डोनेशन किंग्स भी करते थे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सतवाहनास का, ठीक है। कुछ डोनेशंस गिल्ड्स करते थे। गिल्ड क्या होते थे? गिल्ड होते थे जो मर्चेंट लोग होते थे ना, जो क्राफ्ट पीपल होते थे, वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे, तो वो लोग भी डोनेशंस देते थे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है आइवरी वर्कर्स का। आइवरी मतलब होता है जो हाथी का दांत होता है, तो हाथी के दांत पर जो काम करते थे लोग, उन्हें आइवरी वर्कर्स बोला जाता है। तो आइवरी वर्कर्स का भी अपना एक गिल्ड था, और उस गिल्ड ने सांची स्तूप जो है उसके एक गेटवे को बनाने के लिए पैसे दिए थे। अब क्यों एक गेटवे? क्यों? क्योंकि सांची स्तूप में 4 गेटवे हैं, जैसे इस फोटो में देख सकते हो। एक मिनट मैं इसे थोड़ा क्लीन कर दूं। तो इस फोटो में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, एक इधर की तरफ है, और एक गेटवे जो इसके पीछे होगा वो ये वाला है, ठीक है। मतलब क्योंकि ये फोटो में है तो हमें प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है, जैसे इधर की साइड नहीं दिख रहा है, इधर जरूरी थोड़ी ना है कि बिल्कुल इधर ही हो, थोड़ा पीछे भी हो सकता है। तो इस टाइप से 4 तरफ जो है इसके गेट बने हुए थे, तो 4 में से एक गेट को आइवरी वर्कर्स ने बनवाया था। और भी लोग डोनेशंस देते थे, जो नॉर्मल विमेन मैन होते थे, ठीक है। और जो डोनेशंस देते थे उनके नाम लिखे जाते थे, उनके जहाँ से वो आए हैं उस प्लेस का भी नाम लिखवाते थे वो इंस्क्रिप्शन में, और उनके ऑक्यूपेशंस भी लिखवा देते थे वो कभी कभी, मतलब वो क्या काम करते हैं। जैसे आइवरी वर्कर, हमें कैसे पता? क्योंकि इंस्क्रिप्शन में लिखा होगा ना कि वो आइवरी का काम करते हैं, इसीलिए। इसके साथ ही साथ वो कभी कभी अपने रिलेटिव्स के भी नाम लिखवा देते थे। तो ये तो नॉर्मल लोगों की कहानी है। इसके अलावा जो भिक्खुज और भिक्खुनीज होते थे, जो संघ के लोग होते थे, जिन्हें हमने पढ़ा था, जो अपने घर त्याग कर संघ में रहने के लिए गए थे, वो भी इन मॉन्यूमेंट्स की बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते थे। अब सवाल ये है कि इन भिक्खुज और भिक्खुनीज के पास तो कुछ था ही नहीं, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी ही नहीं, तो ये कैसे फंडिंग करते होंगे, कैसे डोनेशंस करते होंगे? तो बेसिकली इनके पास में तो कुछ नहीं था, लेकिन क्या था कि जो इनके फॉलोअर्स होते थे ना, वो सब लोग तो अपना घर छोड़कर आते नहीं थे। तो जो वेल्दी लोग होते थे वो क्या करते थे? वो इन्हें दान करते थे, लेकिन ये लोग डायरेक्टली दान नहीं लेते थे, ये उस दान को सही जगह पहुंचाने का काम करते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो एनजीओज होते हैं, एनजीओज को फंडिंग आती है, लेकिन उसमें जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो क्या इंश्योर करते हैं कि वो पैसा सही जगह लगे, सोसाइटी के वेलफेयर में लगे। वैसे ही ये भिक्खुज और भिक्खुनीज क्या करते थे? उस डोनेशन को संघ के बिल्डिंग में जो है वो लगवा देते थे, अदर कामों में लगवा देते थे, ठीक है। तो फाइनली अब हम देखेंगे स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या था, किस तरह से स्तूपास डिजाइन किए गए, क्या आर्किटेक्चर था उनका। तो स्तूप का मतलब क्या है? स्तूप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप। हीप मतलब एक टीला, मतलब ये जो नॉर्मल जमीन है इससे उठा हुआ जो भी चीज होती है उसे हम टीला बोलते हैं। तो स्तूप जो था वो एक सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट के रूप में ओरिजिनेट हुआ। सेमी सर्कुलर मतलब ये सर्कल होता है, इसका आधा कर दो तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये वाला जो पार्ट होता है ये सेमी सर्कल हो गया। ये मान लो हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ये सेमी सर्कुलर माउंट यानी कि टीले टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में यही नॉर्मल ही यही स्तूप होता था, और धीरे धीरे बाद में जाकर इसको अंडा कहा जाने लगा, क्योंकि अंडा भी इसी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है ना, तो अंडे जैसा ही ये लगता है, तो इसीलिए इसे अंडा कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में इवॉल्व होने लगा। इसकी जो राउंड शेप्स थी, जो स्क्वायर शेप्स थी, उनको बैलेंस दिया जाने लगा, एकदम परफेक्शन आने लगा धीरे धीरे। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती थी। तो जो अंडा होता था उसके ऊपर हर्मिका होती थी। हर्मिका बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या रिप्रेजेंट करती थी? गॉड्स का अबॉर्ड। अबॉर्ड मतलब घर। देखो इसको स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, एक स्तूप का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? ये है अंडा, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस अंडा के ऊपर क्या होता था? ये जो बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्वायर शेप में, ये होती थी हर्मिका, ठीक है। हर्मिका से ऊपर निकलता हुआ एक खंबा होता था इस तरह से, जिसे पोल या यष्टि हम कह सकते हैं। इस यष्टि के चारों तरफ छतरी बनी होती थी इस टाइप से। एक सेकेंड थोड़ा सा रफ कर दूं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना ऐसे करके, जो जो स्ट्रक्चर बना है इस यष्टि के चारों ओर, इसे छतरी बोला जाता है। छतरी मतलब अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर। और ये जो माउंड है इसके चारों तरफ में रेलिंग बनी होती थी इस टाइप से, 2 रेलिंग बनी होती थी ये। इसको बोला जाता था मेधी, और इसको बोला जाता था या बोला जाता है वेदिका।
और ये जो खाली रीजन है ना, ये जो दोनों खाली रीजन है, इनको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, जहाँ से लोग इसको मतलब जो स्तूप है इसका चक्कर लगाते होंगे। ठीक है, अब ये जो गेट टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ से एंट्री होगी, इसे बोला जाता है तोरण। अब देखो इसमें चारों तोरण दिख रहे हैं, एक ये है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो गेटवे को ही तोरण बोला जाता है। एनसीईआरटी में ये पिक्चर दी गई है, ये वाला जो व्यू है ये हॉरिजॉन्टल व्यू है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आसमान से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो स्तूप हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये गोल सर्कुलर एकदम पाथ है। ठीक है, ये जो खाली जगह दिख रही है ये अंडा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है। और इसके ये जो चारों तरफ गोला बना हुआ है ये वेदिका है, जो रेलिंग हमने अभी पढ़ी थी। ये स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर हर्मिका है, और ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये एक्सिस पिलर है, मतलब इसके ऊपर ये हर्मिका हमने देखी थी, इसके ऊपर जो खंबा देखा था ये वो है यष्टि, और इसके ऊपर ये जो चारों ओर गोल गोल लगी हुई हैं ये ऊपर से दिख नहीं रही हैं। ठीक है, ये छतरी है। और ये क्या है, ये तोरण है, जो तोरण द्वार हम इन्हें बोलते हैं, जो गेटवे बोलते हैं चारों साइड। और ये है साइड व्यू, मतलब साइड से अगर हम खड़े हैं स्तूप के बिल्कुल साइड में तो वो हमें स्तूप कैसा दिख रहा है वो। तो सामने तोरण द्वार है, इधर तोरण है, इधर तोरण है, पीछे का थोड़ी ना दिखेगा जब हम साइड से देख रहे हैं। तो ये डोम वाला स्ट्रक्चर क्या है, अंडा है, इसके ऊपर हर्मिका है, इसके ऊपर एक्सिस पिलर है ये जो है खड़ा हुआ, और ये एक्सिस पिलर के चारों तरफ में ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ये छत्रास है या छतरी है। और ये है वेदिका, स्टोन वेदिका। ठीक है, अब इसको एक रियल फोटो में और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले होगी एंट्री, तो ये है तोरण, तोरण द्वार। ये जो रेलिंग्स बनी हुई हैं ये वाली, तो इसे बोला जाता है वेदिका। ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसे अंडा कहा जाता है। तोरण के अंदर जब घुसेंगे तो यहाँ पर एक पीछे की तरफ प्लेस होगा। ठीक है, इसे बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ। एक प्रदक्षिणा पथ इस वाली जगह पर भी होगा, इसके पीछे। और अंडा के ऊपर हमने हर्मिका पढ़ी थी, उस हर्मिका को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। तो ये जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है ये तो हर्मिका है, इसके ऊपर ये क्या है, ये जो एक्सिस निकली हुई है, पोल निकला हुआ है, ये यष्टि है। इसके चारों तरफ जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये छत्रा है या छतरी है। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडा के ऊपर हर्मिका है, और हर्मिका के ऊपर एक मास्ट है, मास्ट मतलब कि वही खंबा जो हमने देखा था, यष्टि जो देखी थी। और यष्टि के ऊपर छतरी बनाई जाती थी, मतलब अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। और जो माउंड है उसके चारों तरफ में रेलिंग बनाई जाती थी, जो हमने वेदिका के नाम से पढ़ी। ठीक है, अब इस रेलिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये रेलिंग उस सैक्रेड प्लेस को, जैसे ये अंडा है इसके अंदर रेलिक्स रखे हुए होंगे बुद्धा के, तो ये सैक्रेड प्लेस हो गया। इस सैक्रेड प्लेस को यहाँ पर लगी है रेलिंग, ये रेलिंग बाहरी जो दुनिया है, बाहर का जो वर्ल्ड है उससे अलग करती है। मतलब ये सैक्रेड प्लेस है, ये बाहरी दुनिया है, इनको अलग करने वाली है ये रेलिंग, एक मतलब बाउंड्री टाइप से सेट है ये। तो अर्ली सांची स्तूप, अर्ली भरूच स्तूप जो थे ये बिल्कुल प्लेन थे, इनमें कोई भी कार्विंग वगैरह नहीं की गई थी, कोई डिजाइन नहीं बनाई गई थी, एक्सेप्ट इनकी स्टोन रेलिंग्स पर। देखो इस फोटो में देखो, ये रेलिंग्स बनी हुई है और ये पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, इन पर जो है नक्काशी करी गई है, कार्विंग करी गई है। जो जूम करके देखना चाहो तो देखो यहाँ पे मूर्ति वगैरह दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी, फोटो में मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन है वो स्टार्टिंग में बनाई गई थी। लेकिन ये जो अंडा वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें कोई भी कार्विंग, कोई भी डिज़ाइन नहीं करी गई थी। तो ये जो स्टोन रेलिंग्स थी ये ऐसा लगता है जैसे बैम्बू या कोई वुडन फैंस की बनाई गई हैं, मतलब लकड़ी की जो है वो कोई घेरा, कोई रेलिंग बना दी गई है। स्टोन जैसी लग नहीं रही थी, अभी हमने देखा भी था, ऐसा लग रहा था कि लकड़ी का स्ट्रक्चर है, लेकिन रियलिटी में वो स्टोन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो जो गेटवे थे उन पर भी कार्विंग की गई थी शुरुआत में ही, और उनको 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर रखा गया था, बनाया गया था। कार्डिनल पॉइंट मतलब जो हमारे कंपास में दिशाएं होती हैं, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इन चारों दिशाओं में जो गेटवेज थे, जो तोरण थे, वो बनाए गए थे। जैसे ये अंडा है, ठीक है, इसके इधर जो है एक तोरण बना है, इसके इधर एक तोरण, और इधर एक तोरण, और इसके पीछे एक तोरण बना हुआ है। तो वर्ष पर इनमें एंटर करते थे वो ईस्टर्न गेटवे के थ्रू एंटर करते थे, मतलब जो ईस्टर्न साइड में, इस वाली साइड में जो गेटवे होगा उससे वो उसमें अंदर आएंगे और अंदर चलकर जाएंगे। वो तो कैसे चलेंगे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जैसे मान लो ये स्तूप है, ठीक है, ये ईस्टर्न गेटवे है या ईस्टर्न तोरण है, यहाँ से लोग अंदर घुसेंगे।
अंदर घुसने के बाद में वो क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉक कैसे चलती है? इस तरीके से, राइट डायरेक्शन में, है ना। तो वो इस टाइप से इसका चक्कर लगाएंगे, इस टाइप से चक्कर लगाएंगे, मतलब जो माउंट है, जो टीला है, वो उनके राइट हैंड की साइड में रहेगा। इसे इमेजिन करके देखो, किसी जगह पर गए और इस तरीके से जा रहे हैं और ये बीच में स्तूप है, और जब हम ऐसे जाएंगे, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, तो इसका राइट हैंड इधर ही तो रहेगा ना, पूरे चक्कर में राइट हैंड की तरफ ही स्तूप रहेगा इसके, इसीलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जो सूरज है वो आसमान में घूमता है, मतलब सूरज भी इस तरीके से ईस्ट से उगता है और वेस्ट में ढल जाता है ना। तो इनकी ये परिक्रमा भी कुछ इसी टाइप की लगती है। फिर धीरे धीरे जब टाइम निकलता है तो स्तूपों का जो माउंड है, जो ये अंडा वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको धीरे धीरे इस पर कार्विंग करी गई। कैसे कार्विंग करी गई? इनमें निचेस और स्कल्पचर्स बनाए गए। निचेस क्या होता है? निचेस होता है एक, मतलब कोई दीवार है और उसमें एक धसा हुआ पार्ट, अंदर की तरफ पार्ट होता है, एरिया होता है, जिसमें मूर्तियां रखी जाती हैं। जैसे ये जो फोटो है, इसमें जो भी अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट दिख रहा है वो तो निच है, और इसके ऊपर ये जो मूर्तियां उकेरी हुई दिख रही हैं, ये स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। तो निचेस और स्कल्पचर्स का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर अमरावती स्तूप और शाहजी की ढेरी स्तूप। अमरावती तो इंडिया में ही है, शाहजी की ढेरी है पेशावर में, जो कि पाकिस्तान में है। जैसे देखो, ये शाहजी की ढेरी के रिमेन्स हैं, रिमेन्स हमें मिले हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो स्कल्पचर्स हमें दिख रहे हैं, इनके पीछे हमें एक हॉलो स्पेस दिख रहा है ना, उस हॉलो स्पेस को ही निच कहा जाता है, ठीक है। ये अमरावती स्तूप का रिमेन है, क्योंकि अमरावती भी जो है अपनी ओरिजिनल अवस्था में हमें नहीं मिला है, उसका एक पार्ट ये है। तो इसके ऊपर में भी मूर्तियां जो हैं वो उकेरी गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो स्तूप हैं, उनका बेसिक पर्पस यही है कि जो भी रेलिक्स है ना, उनको प्रिजर्व करके रखना, गौतम बुद्ध के रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखना। अब रेलिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़ भी ये है कि जो पिछली साल थी 2025, उसमें पिपरेहवा रेलिक्स को दोबारा से इंडिया में लेकर आया गया। मतलब बेसिकली कहानी क्या है कि पिपरेहवा नाम की जगह है, कहाँ पर? यूपी में, वहाँ पर एक विलेज है ये, ठीक है। तो पिपरेहवा में थे गौतम बुद्ध के रेलिक्स, स्तूप वगैरह बना हुआ होगा। ये रेलिक्स खोजे गए थे 1898 में। तो इन रेलिक्स को माना जाता है कि ये गौतम बुद्ध के बॉडीली रिमेन्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन रेलिक्स को ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बाहर भेज दिया, ये इंडिया से बाहर चले गए। तो रिसेंटली 2025 में हांगकांग में इनके लिए ऑक्शन रखा गया, इनकी मतलब नीलामी की जा रही थी, इन्हें बेचा जा रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें इंटरवेंशन किए, अपनी डिप्लोमेटिक पावर का यूज किया और उस ऑक्शन को रुकवाया, एंड उन रेलिक्स को इंडिया में वापस लेकर आया गया। अब इस साल 2026 में इनका ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन भी किया गया न्यू दिल्ली में, और वहां पर इन पिपरेहवा रेलिक्स को डिस्प्ले किया गया था, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक अबाउट द स्तूपास। ओवरऑल अगर देखें तो स्तूपास पत्थर या मिट्टी की बिल्डिंग्स नहीं थे सिर्फ, बल्कि ये गौतम बुद्ध से जुड़ी यादों को संभाल कर रखने का एक तरीका थे। लोगों के सेंटिमेंट्स इनसे जुड़े थे, इमोशंस इनसे जुड़े थे। इन्हें बनाने में सिर्फ राजाओं का योगदान नहीं था कि उन लोगों ने ही जो है वो पैसे लगाए थे, बल्कि आम लोग, जो भिक्खुस थे, संघ के भिक्खुनीस थे, वो भी इनसे जुड़े थे, मर्चेंट्स इनसे जुड़े थे, राइट। जिनके पास पैसा नहीं होता था वो अपनी लेबर देते थे, मतलब फ्री में काम कर देते थे उसमें, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाने में। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स हमें बताते हैं कि बुद्धिज्म उस टाइम की सोसाइटी में काफी डीपली स्प्रेड हो चुका था, है ना। तो स्तूपों में जो सबसे फेमस स्तूपा है वो है सांची स्तूप, जो कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम अमरावती स्तूप और सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।